एक्चुअली में यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते मुझे पता था कि पूरी कहानी बनाने से पहले उसकी प्रस्तावना पहले तैयार कर लेनी चाहिए। मैंने इसको ऑब्स्टिकल्स नहीं बताया। भी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको धैर्यवान होना सबसे ज़रूरी है। जरूरी नहीं हर बार ठोकर खा के आपको सीखना पड़े। तो हम दोनों ने क्या किया, उसके बारे में सर्चिंग की कि अपन मार्केटिंग कैसे कैसे चीज़ें कर सकते। लेकिन जो मार्केट में हनी आता है वो फिल्टर हनी आता है। फिल्टर हनी का मतलब ये होता है उसको पाश्चराइज किया जाता है, इतना पाश्चराइज के उसको लिक्विड दिखाने के चक्कर हमारा शायद 5 से 6 लाख रुपए का हनी उस टाइम हमारा सिर्फ सोशल मीडिया से सेल हो चुका। और हनी जो होते हैं 200 से 250 तरह के हनी होते हैं। इनका सबका टेस्ट, टेक्सचर इन सबका डिफरेंट है। आप हनी जो सेल कर रहे हो, अगर आपका हनी ओरिजिनल है तो आप 2000 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो बिल्कुल जा सकते। जिसके जॉइंट्स पेन लंबे समय से है तो उसके लिए सरसों का जो शहद होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अजवाइन हनी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला रहेगा। बबूल हनी टेस्ट में भी मीठा रहता है और उसको एक तरह से ऑर्गेनिक भी किया। जो थायराइड हो गया, माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम में धनिया का हनी सबसे बेस्ट। हम मुलाकात अब करेंगे कृष्ण कुमार जी से, जो कि मीनाक्षी जी के हस्बैंड हैं, और इनको मोटिवेट करना, इनको इस लायक बनाना कि आज इनका ख्याति है, इनका नाम है, ज़िले के साथ साथ मध्य प्रदेश में इनका काफ़ी नाम है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में। और संभवतः मीनाक्षी जी एक ऐसी महिला हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में शहद उत्पादन में पहली महिला है इस तरह का काम करने वाली। अब और भी बहनें इसको देख के मोटिवेट हो रही है और इनको देख के सीख रही हैं। इनकी जो सफलता है उसमें सबसे बड़ा योगदान कृष्ण कुमार जी का है, और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह इन्होंने सपोर्ट करा। शुरुआती दौर में क्या क्या इनको परेशानी खुद को हुई, क्योंकि मीनाक्षी जी की जो समस्याएं थी वो इनकी जगह थी, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते, पुरुष होने के नाते, जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है उसमें कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं और कई तरह की ऐसी बातें आती हैं जिससे आदमी सोचता है यार कि बीवी को घर में रहने दो, लेकिन इन्होंने आगे रह के अपनी पत्नी को पूरा बराबरी का दर्जा देते हुए आगे करा। और आज इनको यदि बुरा ना लगे तो एक बात हकीकत यह है कि यह जाना जाता है कि मीनाक्षी धाकड़ के हस्बैंड कृष्ण कुमार हैं, ना कि कृष्ण कुमार की वाइफ मीनाक्षी धाकड़ है। कैसा लगता है जब आपको ये कहा जाता है कि आप मीनाक्षी धाकड़ के हस्बैंड है? बुरा लगता है कि खराब? नहीं, अच्छा लगता है मुझे। फर्स्ट चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने यहाँ एक है यत्र पूजते नारी तत्र रमते देवता है ना। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता का निवास होता है। तो ऑब्वियसली कि फर्स्ट में जब स्टार्ट करना था, आज अपने जो ट्रेडिशनली देखते बाय द वे कई बार ऐसे होता है कि महिला की जॉब, आपकी जो पत्नी की जॉब है वो किसी गवर्नमेंट फील्ड में है और आप प्राइवेट फील्ड में कर रहे हो, तो उस जगह इंपॉर्टेंसी जो गवर्नमेंट जॉब वाली वाइफ रहती है उसकी इंपॉर्टेंसी वहाँ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मेरे अंदर अगर आप हीन भावना इस तरह की लेकर जब हमने स्टार्ट किया था, दोनों में से या तो एक को एक्टिव रहना है, एक को बैक में वर्क करना है, तो मुझे इस तरह की फीलिंग कभी आई नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की इस तरह की अगर कुंठा लेके मैं रहूँगा तो मैं शायद इसको सपोर्ट भी नहीं कर पाऊँगा और आगे ये भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगी। तो शुरुआत में मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं मधुमक्खियों में जा नहीं सकता था। मैंने इसको एडवाइस किया, एडवाइस जैसे हर पति अपनी पत्नी को एडवाइस करता है, पर ज़रूरी ये नहीं था। मैंने तो जस्ट एडवाइस दिया था। डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको करने के लिए इच्छुक है भी है कि नहीं। धक्के मार के हम नहीं करवा सकते। अभी भी बहुत सारी पत्नियों को इसको देख के बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम भी अपना स्टार्टअप करो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी महिलाओं ने अपना स्टार्टअप किया हो, जबकि उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत नहीं करना चाहती है ना। इन्होंने मना नहीं करा कि यार मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तो नौकरी करना। आमतौर पे लड़कियों का ये सोच रहती है, जॉब करना, व्यवस्थित रहना, एक ही जगह, कोई ये मेहनत खेत कुएं का। आज देखो ये भी काम मोस्टली लड़कियाँ सोचती है कि खेती में नहीं जाना, लेकिन यहाँ भी तो बॉक्स लेकर इस खेत में जाना, वहाँ से निकालना। जब मधुमक्खियाँ निकालती तो उसमें प्रैक्टिकली कई बार डंक मारती होगी उत्पादन लेने के टाइम, तो इस तरह की प्रैक्टिकल समस्या आती है, तो भागना नहीं करा इन्होंने कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। सर एक्चुअली में यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते मुझे पता था कि पूरी कहानी बनाने से पहले उसकी प्रस्तावना पहले तैयार कर लेनी चाहिए। मैंने इसको ऑब्स्टिकल्स नहीं बताए थे पहले कि मधुमक्खियों में ये चीज़ें सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आदमी को अगर आप जैसे छोटा बच्चा होता है उसको अगर आप स्कूल ले जा रहे हो तो सबसे पहले उसको चॉकलेट का लोभ देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको उसको अंदर की तरफ इंटर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कहा कि ऐसा करते हैं, ट्रेनिंग लेने चलते हैं। मैंने कहा हाँ, प्रॉफिट
प्रॉफिट लेवल बताया, मैंने कहा इसमें इतना फ़ायदा है, क्योंकि एक जो लो रहता है ना फाइनेंशियली, वो माइंड में अगर आपके सेट हो गया तो फिर आपके जो आने वाली परेशानियाँ सारी हिडन हो जाती है ना। तो मैंने इसको कहा कि सबसे पहले वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद अगर तुझे अच्छा लगता है तो ही इसको करेंगे, अदरवाइज़ अपन इसको नहीं करेंगे। फिर ट्रेनिंग में गए तो फिर पता चला कि वहाँ मधुमक्खियाँ थी, तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन इसको धक्के देके मैंने कहा तू वहाँ जाके आ, एक बार जाके आ। मैंने इसको जोर, लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे शुरुआत में छोटा बच्चा भी रहता है, उसको स्कूल का इनिशियल में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन जब वो उसको समझ में आता है कि हाँ ये पढ़ाई इस तरह की होती, फिर धीरे धीरे बच्चा इंटरेस्टली उस चीज़ को लेने लग जाता है। तो फिर इसको इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर मैंने कहा मधुमक्खियों का आप संभाल रहे हो तो मैं मार्केटिंग का जितना भी होता है, इससे मेडिसिन से पर्पस जितने मेरा फील्ड मेडिकल का रहा है, तो मैंने कहा जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें बनेगी उसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। और कई बार अगर पति की पहचान से कई बार पत्नी की होती है, और यहाँ पत्नी की वजह से मेरी है, तो इसमें मुझे ऐसी हीन भावना बिल्कुल भी नहीं होती है। और मैं चाहूँगा कि ये अगर और भी आगे और भी कुछ अपना, अभी इसने पूरा जो अपनी जो टीम पूरी तैयार की गई है वो पूरी महिला की, यहाँ से मैनेजर से लगा के वर्किंग पैकेजिंग से लगा के जो आउटलेट पे बैठने से, इसकी कोशिश ये है कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा ये महिलाओं को और भी ऐड करें। अच्छा, शुरुआत में आप कितने लोग थे? सिर्फ आप दोनों ही थे कि? सर शुरुआत में तो हम दोनों ही थे। हाँ। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसने जैसे जॉब छोड़ा तो लोग मेरे ऊपर ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर दिया, बोले कि अच्छा खासा चल रहा था तो उसकी जॉब क्यों छुड़वा दी है ना। और सेकंड ये रहता है कि आप गांव में हो तो फिर मधुमक्खी जैसे फील्ड को एक हीन भावना से देखा जाता है कि मधुमक्खियों का कार्य कोई और करता है ना, कि जो तोड़ के लाते हैं पेड़ों से, उनका काम परंपरागत जो तौर पे जो होता था कि जैसे दो हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब बीज इधर उधर रह जाती थी, जैसे कोटा रह गई थी, तो ये था कि मतलब मेरे पापा और मेरे भैया को उन्होंने तो कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने इतनी हेल्प करी कि उनको बीज में जाके उनको भी काटा, बुखार आ गया उनको, काफ़ी दिन तक बीमार रहे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे लिए इतना किया कि मेरे बच्चा काम कर रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पार्ट तो उसका बन ही सकते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने भी इतनी हेल्प की। यहाँ पे इनकी जो मम्मी है, मेरी सास जो है, सास तो क्या है माँ ही है, तो उन्होंने भी मतलब इतना हेल्प किया कि मुझे कोई परेशानी घर वालों की तरफ से नहीं आई, हम दोनों को, कि बैक का काम वो देख लेते थे। बिज़नेस को आपने धीरे धीरे कैसे सेटअप करा? अभी कहाँ आपका जो सप्लाई हो रही है और किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? देखो कोई भी, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको धैर्यवान होना सबसे ज़रूरी है ना। अगर आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्टअप करने का सबसे फर्स्ट होता है धैर्य है ना। अगर क्योंकि आदमी सोचता है कि जैसे दुकान ओपन करते उसका फीडबैक उसको मिलने लग जाए, तो ये एकदम से संभव नहीं होता है। और बिज़नेस मतलब रिस्क, जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना प्रॉफिट लेवल भी आपका उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर आप इनिशियल स्टेज से छोटे इस तरह से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। अभी जैसे हमको शुरुआत में हमने पैकेजिंग जो थी, हम खुद अपने मैनुअल जो थे, कम स्टिकर जो पैकिंग हम करते थे, कम लागत में हमने कैसे इस बिज़नेस को ग्रो किया जाए, वो उस पर हमारा मेन फोकस था। फिर इससे बाय प्रोडक्ट बना के हम कैसे सेल कर सकते हैं, वो हमारा मेन उस पर फोकस था। और लगातार लर्निंग, मतलब एक तो ये तो साथ में था ही था, लेकिन हम और चीज़ें इसमें और क्या चीज़ें सीख के हम इसको और अपना अपडेट करते हैं, इस पर हमारा मेन फोकस है। नहीं, अभी किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने जिसकी शुरुआत जी कब से शुरू करी इस बिज़नेस के स्टार्ट? क्योंकि मोस्टली ऐसे लोगों को लगता है बहुत लंबा टाइम लगता है तब जाके आदमी आपकी जिस स्थिति में पहुंच पाता है, लेकिन आपने कब से शुरुआत करी? क्योंकि कई बार वीडियो पर लोग कमेंट्स करते हैं कि इतना जल्दी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी चमत्कार होते हैं, इस तरह के चमत्कार दिखते हैं। तो कब शुरुआत करी थी और अभी क्या स्टेटस है आपकी बिज़नेस? सर देखो क्या होता है कि अब्राहम लिंकन ने, मैं पढ़ता था तो अब्राहम लिंकन ने एक बात कही, अगर आपको किसी पेड़ को काटने में अगर 1 घंटा लगता है तो मैं 4 घंटे उस कुल्हाड़ी को धार देने के लिए लगाऊंगा। तो सेम चीज़ हमने क्या हुआ कि बिज़नेस स्टार्ट करने के अगले 6 महीने पहले है ना, 6 महीने पहले हमने इसकी पूरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ठोकर लग के आपको अक्ल आए, क्योंकि ठोकर लगने के बाद तो घुटने दर्द बाद में भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं हर बार ठोकर खा के आपको सीखना पड़े। तो हमने पहले, हम दोनों ने क्या किया, उसके बारे में सर्चिंग की कि अपन मार्केटिंग कैसे कैसे चीज़ें कर सकती है, और अगर अपने पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम मार्केटिंग को कम पैसे में कैसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने पहले रिसर्च किया कि भाई ये चीज़ें अपने को करनी है। तो उस वजह से हमको क्या हुआ कि टाइमिंग हमको कम लगा। फिर हमने क्या हुआ कि डायरेक्ट हनी किसी को सेल करने के बजाय हमने अपना खुद का रीपैकिंग किया। फिर रीपैकिंग के साथ साथ अपने बाय प्रोडक्ट, जैसे कि हनी से आंवला जो हमारे फूल थे तो उसका हमने गुलकंद रेडी करवा दिया। फिर इससे आंवला कैंडी हमने रेडी करवा दी। साबुन जो मार्केट में नहाने की जो साबुन आती, उससे जो मोम निकलता है मधुमक्खी से, उसकी और हमने हनी की मिला के हमने एक साबुन रेडी कर दी। फिर इसी तरह हमने क्या किया है, बाय प्रोडक्ट इसके हम रेडी करते हैं। अभी कुकीज़ हमने जो शहद से जो कुकीज़ बनते हैं वो हमने रेडी किए। जितने क्या है कुकीज़ में ऐसा? सर कुकीज़, बिस्किट खाने के लिए तो बच्चों को मना करते हैं अपन, जी है ना, इस तरह की चीज़ खाना मतलब
स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, तो फिर आप ऐसी नुकसानदायक चीज़ क्यों बना रहे हो? सर एक्चुअली में हमने क्या है? कुकीज़ का जो था हमारा एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडिशनली चल रहे हैं अब छोटे बच्चों को, अभी जो कोरोना काल में आपने देखा सारे इम्यूनिटी के प्रति सब सजग हो गए हैं और इस पैसा भी बहुत स्पेंड करें कि यार हम ज़्यादा ज़्यादा अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ तक कि बच्चों को गिलोय का काढ़ा जो उनको टेस्ट में बेकार लगता है वो भी उनको पिला रहे हैं ना। तो इस जगह हमने क्या किया कि जो कुकीज़ थे हमने उनको कि या इनको ईजिली सर्व कैसे किया जाए, तो हमने जो कुकीज़ जो बनाए गए थे उनमें हमने क्या किया था, अश्वगंधा, शतावरी, दालचीनी, तुलसी, इनको उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इवन गेहूँ का अनुपात और मैदे का अनुपात लेके देसी घी में हमने उसको रेडी करवाए थे, ताकि एक बच्चे को अगर आप टेबलेट दोगे अश्वगंधा, शतावरी की तो वो लेना पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको 2 कुकीज़ खिला के अगर आप उसको दूध पिला देते हो तो कहीं कहीं वो चाहे बच्चा ही नहीं हो, इस जगह अगर कोई बड़ा भी व्यक्ति इजीली उसको ले लेगा और उसको लाभ बच्चा या बड़ा 2 कुकीज़ और खा के और दूध अगर पी रहा है तो मतलब वो पूरे दिन भर का खाना हो गया उसका, एक तरीके से नाश्ता हो गया, पेट भी फुल हो जाता है और जो इम्यूनिटी उसको बनाए रखनी है वो इम्यूनिटी भी बन जाती है। शरीर को जो पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, मतलब अपने को अदर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, एक बिस्किट इम्यूनिटी का काम कर रहा है, इस तरीके से हमने उस बिस्किट को बनाया है। अब मैं एक और जानना चाह रहा हूँ कि बिज़नेस आप पूरा देखते हैं, क्योंकि इनका काम फील्ड पे जाकर शहद इकट्ठा करना, ये बाकी के टीम को संभालना और मार्केटिंग आप करते हो, तो अभी आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ जा रहा है? और बिज़नेस मैं वो क्या पूछना भूल गया था कि बिज़नेस आपने कब स्टार्ट करा था और अभी क्या स्टेटस है? सर बिज़नेस हमने लास्ट 2019 एंड में हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उस टाइम हम किसी तरह का प्रोडक्ट बना नहीं रहे थे ना। जो प्रोडक्शन होता था वो हम लास्ट मंथ में डीलर को सेल करते थे, लेकिन 2020 से हमने शुरुआत की, फरवरी से हमने अपना खुद का प्रोडक्ट बना के सेल करने की। तो स्टार्टिंग में हमने जो लोकलाइज थे वहाँ हमने सेल करना स्टार्ट किया। फिर हमने सबसे आज के युग में जो सबसे खतरनाक जो क्रांतिकारी वो चीज़ है अपना सोशल मीडिया पे हमने जब हनी से रिलेटेड जब हमारी कॉमन पैकिंग भी अगर कहते हैं ना, जब आप शुरुआत करोगे तो आपको ज़्यादा अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं, आपने जो तैयार किया है वो आप सोशल मीडिया पे डालिए, हो सकता है वो कब वायरल हो जाए, कब आपका चल निकले। अब वो जो जिस तरह से फिर हुआ तो हमको पता चला कि लोकलाइज से ऑर्डर लोकलाइज से तो आते थे, लेकिन बाहरी तौर पर जैसे कि हमने दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, तो यहाँ से हमारे ऑर्डर आने लगे। और उन लोगों को प्योरिटी के मामले में प्योरिटी चाहिए, तो उन लोगों का कहना ये था कि हमको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आप हमको प्योरिटी देते हो, हम उसका पे करने को तैयार है। तो उस टाइम जब हमारे पास कोई माध्यम नहीं था, इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था, उस समय भी हमारा शायद 5 से 6 लाख रुपए का हनी उस टाइम हमारा सिर्फ सोशल मीडिया से सेल हो चुका था। दूर तक हम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, मतलब सब जगह से कुरियर्स के ऑल ओवर इंडिया जा ऑल ओवर इंडिया। एक बात आपने बताई थी मुझे कि आपका विदेश में भी शायद जी क्या जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहा है। एक्चुअल में हनी का अपने यहाँ जो मानसिकता जो बनी हुई है, जो मार्केट में जो हनी आता है, मैं किसी स्पेशल ब्रांड का नाम ना लूँगा, लेकिन जो मार्केट में हनी आता है वो फिल्टर हनी आता है। फिल्टर हनी का मतलब ये होता है उसको पाश्चराइज किया जाता है, इतना पाश्चराइज के उसको लिक्विड दिखाने के चक्कर में उसको पतला दिखाने के चक्कर में उसको इतना गर्म किया जाता है कि उसके जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, गर्म करने से जो उसमें तत्व होते हैं उसके नीचे हीट जो गुणवत्ता खत्म हो जाती है। होता है, तेल को गर्म करने से वो हो जाता है, तो उसी तरीके से शहद होता है, गर्म करेंगे तो सारे गुण खत्म हो जाएंगे जी। अब इसमें क्या हुआ कि फाइनली फिर ये हुआ था कि जो हनी जो था हमने रॉ हनी पे वर्क करना स्टार्ट किया कि अपन प्योरिटी देंगे और उसके जो अंदर जो मॉइस्चरिटी होती उसको हटाने के लिए हमने सबसे नेचुरल तरीका की धूप में उसको रखेंगे। पूरा कहीं से कहीं उसको आर्टिफिशियल तरीका हमने यूज़ नहीं किया है और उसको धूप में रखने पे उसकी मॉइस्चरिटी खत्म हो जाती है, फिर इसको हम छान लेते हैं और उसको पैक कर लेते हैं। तो इस तरह लोगों तक हम प्योर जो चीज़ है वो चीज़ हम पहुँचाने का पूरा। प्योर पता कैसे चलता है? सर देखो, मेन चीज़ तो ये है कि आपको एक तो शहद जो लोगों की जो मानसिकता जमता है ना, अब अगर आप सरसों वाला शहद देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो पूरा चीनी है, क्योंकि वो क्रीम जैसे पूरा क्रीम हनी भी उसको बोलते हैं सरसों। और हनी जो होते हैं 200 से 250 तरह के हनी होते हैं। जैसे एक एरिया वाइज, अब जैसे अपने मालवा मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो हनी खाया जाता है वो खाया जाता है अजवाइन का हनी। लेकिन कम से कम 200, अब जैसे आप हिमाचल का रेड हनी देखेंगे तो बिल्कुल वो खून के जैसे लाल होता है। कश्मीर का सेफ्रॉन हनी देखेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी के जैसे होता है। इसी तरह अजवाइन का हनी हो गया। फिर इधर जो कोटा साइड जैसे मीनाक्षी के उधर सरसों हो गया, तो सरसों का जो गंध जो आती है जैसे कच्ची घानी का जो तेल होता है, सेम गंध वो उसके अंदर आपको फील होगी। फिर बबूल का जो हनी होता है, जो अंग्रेजी बबूल होते हैं, जो चंबल और काली सिंध नदी के किनारे जो लंबे जो जंगल है, उसका जो हनी रहेगा वो थोड़ा येलोइश फॉर्म में होगा, ऑयल जैसा रहेगा और उसका जो टेस्ट रहेगा वो मीठा रहेगा। तो इसी तरह इनका सबका टेस्ट टेक्सचर इन सबका डिफरेंट रहता है। कुछ इससे फ़र्क पड़ता है कि ये हनी ऐसा है तो इसका
ऐसा कुछ बेनिफिट? हाँ हाँ सर, जैसे गुण हाँ का हाँ फर्क हाँ पड़ता है इनके? गुण सर, जैसे सरसों का ज़्यादा खाना चाहिए कि वो वाला, तो फिर सर, आपको पता चलेगी कौन सा वाला हनी हम ज़्यादा यूज़ करें। सर एक्सीडेंटल जैसे कोई हो जाता है जिसके जॉइंट्स पेन लंबे समय से है, तो उसके लिए सरसों का जो शहद होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है ना उसके। लेकिन उसको क्या होता है कि हम अदर जो रोज रेगुलर खाने वाले को हम सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट रहता है उन सबसे। तो हम कहते हैं कि उसके बजाय जो रेगुलर हनी में जैसे अजवाइन हो गया, बबूल हो गया, इन चीज़ों का हम प्रीफर ज़्यादा करते हैं। और फिर सेकेंडरी जो आ जाता है उसमें जैसे अजवाइन, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अजवाइन हनी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला रहेगा टेस्ट में। फिर सेकंड, अगर आप देखते हो कि बच्चा उस अजवाइन की गंध के कारण अगर नहीं खा पा रहा है और चीनी आपको थोड़ा सा हनी में ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा मिठास ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं जो खाता हूँ वो है अपना बबूल हनी। बबूल हनी टेस्ट में भी मीठा रहता है और उसको एक तरह से ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे आता है जब कोई फ्लोरा नहीं रहता है पूरा। फिर इसके बाद होता है धनिया हनी, जो थायराइड हो गया, माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम में धनिया का हनी सबसे बेस्ट होता है। बाकी हनी और भी होते हैं लेकिन हम उधर माइग्रेट नहीं करते। तो अच्छा, एक चीज़ और आती है कि ये हनी को लेकर ही बोलते हैं कि इसका मोटापा बढ़ाने और घटाने, ये क्या कहानी रहती है, मतलब होता क्या है इससे? सर मेनली अगर आप दूध के साथ अगर हनी ले रहे हैं तो वो आपका वज़न इंक्रीज़ करेगा। अगर उसमें ऐसा ये सरसों तेल या ये अपना अजवाइन, इससे तो नहीं, इससे कोई लेना देना, हाँ हनी कोई सा भी हो, इसमें कोई सा भी हनी हो, वो आपका वज़न गेन करेगा। दूध के साथ लेते हैं, अगर उसको गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो आपका वज़न कम करने में आपका बेनिफिट रहेगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ कि किसी को कुछ स्पेशल, जैसे मुझे सरसों वाला हनी चाहिए या अजवाइन वाला चाहिए, तो वो कैसे मुझे पता चलेगा? मार्केट में क्या इस तरह से ब्रांड अवेलेबल है? बिल्कुल सर, हमने दीर्घायु के नाम से जो ब्रांडिंग की है उसमें हमने लगभग 5 तरह के हनी जो हमारे खुद के प्रोडक्ट ही है। बाहर से जैसे और भी लीची होते हैं, तो क्योंकि हम उधर माइग्रेट नहीं करते तो वो हमको उस टाइप के हनी मिल नहीं पाते हैं। लीची हो गया अपने एरिया के हिसाब से। हाँ, अपने एरिया में एक तो फॉरेस्ट हनी हो गया जो सुकानन के जंगलों में स्पेशल, वो हनी हमारा अभी भी मार्केट में 1000 रुपये से 1100 रुपये केजी हम उसको सेल कर रहे हैं। अभी वो सबसे यूनिक हाफ केजी के पैक में हमने निकाला। क्या ऐसा सर, उसका जो टेस्ट होता है वो जड़ी बूटियों का जो वहाँ जितनी भी है अरावली पर्वतमाला में, तो उसका टेस्ट इन सब हनी से सबसे यूनिक है ना। ये तो कॉमन हनी मिल जाते हैं मार्केट में। फिर मस्टर्ड का हनी जो आपको सबके कलर से आप उनकी पहचान कर सकते हो कि इसका ये अजवाइन का है, ये बबूल का है और ये मस्टर्ड का है। पूरा आपने पूरा बिजनेस सेट कर दिया, मीनाक्षी जी को दिया है ना, क्योंकि आप मतलब इस तरह से है कि जो एक गाड़ी के 2 पहिए रहते हैं, यहाँ पहिए छोटा बड़ा कोई नहीं है, दोनों बराबर है। जहाँ फील्ड में मीनाक्षी जी हैं, वहीं कृष्ण कुमार जी बिज़नेस को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। आपका जो हनी है अभी जो आप सप्लाई कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, और बिज़नेस 3 साल में कितना हो गया आपका कि इतना लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और आज पूरा कारोबार इतने लाख का हो चुका है? सर देखो, कई लोगों को लगता है कि विश्वास एक क्या होता है कि जब आप मेहनत करते हो दुगनी, तो हमारा जो लगता है लोगों को जो सामने सफलता है वो दिखती है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष रहता है, जो मेहनत, शायद हमको कई बार ऐसा हुआ था कि हम रात में आके सुबह का भोजन जो शाम को 11:30 बजे भोजन कर रहे हैं। कई बार हमको लग रहा है कि आज पूरे दिन तक भोजन नहीं मिला, शाम को मिलेगा, क्योंकि इतनी दौड़ भाग शुरुआती तौर में हमने की। तो हमने अपनी खुद की पैकिंग और उसकी ब्रांडिंग ना, इस पे मेन फोकस करते हुए लगभग हमारा जो इन 2 सालों में अभी हमारा जो पूरा टर्नओवर और जितना हमारे पास मटेरियल पड़ा सब मिला के 50 लाख के समथिंग हमारा अभी पूरा रखा हुआ है मटेरियल से। शुरुआत में आपको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आई थी, ये जो सब बताया मीनाक्षी दीदी ने कि आसपास मतलब अपने घर वालों से इनसे फाइनेंशियली मदद ली, सपोर्ट ली, क्योंकि लोन भी मिल नहीं पा रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में उस समय क्या 3 लाख के करीब से आपने 3.5 लाख से स्टार्ट करा था और आज 50 लाख कर लिए, तो 3.5 लाख से यदि 50 लाख रुपए बनाए हैं तो इसको चमत्कार ही मानेंगे। पर उसके साथ 2 बातें हैं, पहला इनका संघर्ष और मेहनत, दूसरा परमात्मा की कृपा। तो ये चीज़ कई लोगों को और युवाओं को लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जीवन छोटा है, लोग करोड़पति से करोड़पति हो जाते हैं, तो ये परमात्मा की कृपा से होता है और अपनी मेहनत से होता है। उसके लिए अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है और दोनों पहिए जब मिलकर प्लानिंग करते हैं और एक साथ स्पीड पकड़ते हैं तो स्वाभाविक बात है कि स्पीड अच्छी बनेगी और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आप आगे का क्या प्लान है और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो
कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, मुझे अभी तक ये सर क्लियर नहीं हाँ हुआ। सर, अभी तक मेनली तो हमारी जितनी मेट्रो सिटीज़ हो गई, जैसे दिल्ली में हमारा सबसे शुरुआती तौर में सबसे ज़्यादा वहाँ जाना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ हमारा ऑलरेडी पहचान थी, तो हम वहाँ मार्केटिंग वहाँ अच्छे से कर पाए। इसके बाद जयपुर हमारा बल्क मात्रा में जा रहा है, उसके बाद जाता है हमारा बॉम्बे। इन 3 जगहों पे हमारा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, और बाकी अदर जगह हमारे रिटेल के फॉर्म में 25 से 30 आमतौर पे शहद कितने रुपए तक मिनिमम मार्केट में अवेलेबल है, और आप कम से कम इस रेट में आपका मिलता है, और अधिकतम इतने तक? जैसे दूध में मैंने देखा था या दूसरी चीज़ों में कि भैया 50 रुपये लीटर से लेकर 75 रुपये तक लीटर तक दूध जा रहा है, मतलब अलग अलग आप एक चीज़ आप लोग डिसाइड करते हो। बहुत से किसान ये सोचते हैं मेरी उपज का भाव व्यापारी तय करेंगे। सर किसान का ऐसा होता है कि किसान कई बार कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कई कुछ मायनों में मेरा ये मानना रहता है कि किसान जिस दिन अपनी फसल का, अपने प्रोडक्ट का खुद मूल्य तय करने लग गया, तो उस दिन उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं न कहीं ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम भी कहीं न कहीं किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जिस स्थिति से हम उठे हैं तो हमने दूसरों को देने के बजाय, अभी जैसे हमारा और भी आपने देखा होगा कि हमने इसू गोल्ड की जो पैकिंग की है, अजवाइन जो है वो मेरे अजवाइन पैकिंग हमने खुद की, और इनके लिए बड़ी सिंपल मशीनें आती है सर, इसके लिए आपको बड़ा तामझाम खड़ा करने की भी आवश्यकता नहीं है। इवन गवर्नमेंट तक इसमें आपको कई मामलों में सपोर्ट भी करती है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, उद्यानिकी विभाग जो हो गए, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आत्मा डिपार्टमेंट लगातार आपके सहयोग सर, गाइडेंस की यहाँ आपको कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फार्मर अगर खुद अपने लिए नहीं ले सकता है, निर्णय नहीं ले सकता है, तो उसमें अदर आपका कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। तो मेनली ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट उसको मार्केट में लाना चाहते हो, और किस तरह के अभी हमारे जो रेट है मार्केट में 270 से हनी स्टार्ट होता है। जो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बाबा रामदेव के हनी से स्टार्टिंग होती है, जो डाबर के अलग अलग और भी हनी जो है, तो अभी हमने जो उनकी प्राइस, लेकिन सर हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट और उसमें आने वाले खर्चे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अभी हमारा हनी जो है वो 500 रुपये के जी हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। हनी हाईएस्ट और भी रेट से जाता है। अभी आप अगर विदेशों की हम बात करें तो जो मुनक्का हनी है वो 40,000 रुपये किलो अपने न्यूजीलैंड में जाता है, 40,000 रुपये किलो। और कहाँ हम 500 रुपये किलो, और कहाँ 40,000 रुपये किलो, मतलब विदेश की तो चलो वैल्यू छोड़िए। मित्र भी आए हैं कहाँ, न्यूजीलैंड से? हाँ जी, मेरी। तो वो किस पर्पज़ से आए हैं? वो भी आगे मेरा जो भी अभी फ़िलहाल मार्केट में मेरे साथ देखेंगी, अगर उनको ये काम में अच्छा इंटरेस्ट लगेगा तो फिर आगे मेरा जो रहेगा विदेश में भी करने का रहेगा। हनी का हम जैसे विदेश की तो चलो अब बात की बात है, जो है अब कर ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल इंडिया की भी हम बात करें तो इंडिया में भी हाईएस्ट से हाईएस्ट आप 2 से 3,000 रुपये किलो में, मतलब अगर आपकी चीज़ ओरिजिनल है, यानी कि आप हनी जो सेल कर रहे हो, अगर आपका हनी ओरिजिनल है तो आप 2,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो बिल्कुल जा सकते मुझे हैं। या एक सामान्य आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये जो हनी है वो 2,000 रुपये किलो में मुझे खरीदना चाहिए या 500 में खरीदना? सर देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि जिसने ओरिजिनल हनी खाया है वो अपने आप पहचान लेता है। पहला तो ये होता है कि मतलब कौन सा फ़िल्टर हनी है और कौन सा रॉ हनी है, अपने आप पहचान होती है इसकी। दूसरी बात, फ़िल्टर हनी जमता बहुत, मतलब जमता ही नहीं है ऑलमोस्ट, और जो रॉ हनी होता है वो हमेशा जमेगा। आप हनी का कुछ भी कर लो वो जमेगा ही जमेगा, एक टाइम आने के बाद उसका टेक्सचर पूरा चेंज होता है, अपने दानेदार पैटर्न में जमता है वो। लोगों को लगता है कि जो हनी जमता है वो हनी नहीं होता, जबकि हनी होता ही वही है, जो जम गया वो हनी होता है। मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे को यही लग रहा था कि मेरा जो हनी जम गया है, तो मुझे यही लग रहा था या तो ख़राब हो गया है, काफ़ी दिन पुराना हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन जो मीनाक्षी जी ने मुझे बताया कि हनी जो जमता है वही अच्छा होता है, मतलब मैं जो खा रहा हूँ हनी अच्छा खा रहा हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात। जमने का पैटर्न भी होता है कि उसको आप हाथ में लेके दे, दानेदार अगर हो रहा है तो वो बिल्कुल ओरिजिनल हनी है। एक और सौभाग्य मुझे मिला, मैं बचपन की याद बताता हूँ कि मैंने हनी पेड़ से ही लेके खाया है, खूब खाया है। तो जो पेड़ से हम लेते थे वो छोटी जो बीज होती थी उनका लेते थे, तो उसमें और ये बड़ी वाली में कोई डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता है, हनी वैसा ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने हमको समय दिया। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि बहुत से लोग आपका ये वीडियो देख के आपको अपना आइडियल मानेंगे मीनाक्षी जी, और आपसे मोटिवेट होना चाहेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपसे संपर्क करना चाहे, आपके जो फार्मिंग का तरीका देखना चाहे, तो क्या आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे क्या, उनकी मदद के लिए? क्योंकि नई जनरेशन स्वाभाविक है कि एक युवा को देख के प्रेरित होगी, और वो भी चाहेंगे कि जो परंपरागत चीज़ें हैं या जॉब की सोच रहे हैं, पढ़ लिख कर आमतौर पर एक ही मानसिकता बनी हुई है कि नौकरी करना है, कोई 10, 20, 25, 50 हज़ार की। लेकिन यहाँ नौकरी छोड़कर इस तरह का बिज़नेस, इस तरह की खेती को डेवलप करना, तैयार करना, और अपने आप को नाम भी प्रसिद्ध करवाना, और इस तरह से एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना, तो मैं चाहूँगा कि आपसे वो संपर्क करना चाहे, सीखना चाहे, तो आप
बिल्कुल जिसे मधुमक्खी पालन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो और ट्रेनिंग के पर्पज़ से जो भी जानकारी चाहिए हो, आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर है 7470514911 और सेकंड नंबर है 9399148081। इन दोनों नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और मधुमक्खी पालन से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगी बेशक मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you। और मैं यही कहना चाहूँगा कि परंपरागत खेती को तकनीकी से जोड़े। दूसरा, युवा ये ना सोचे कि हमें सिर्फ खेती ही करना है या नौकरी ही करना है, कुछ न कुछ नया करे और अपने आप में इतनी ऊर्जा उत्पन्न करे कि हम कुछ अलग करके दिखाएं, जैसा मीनाक्षी जी ने करके दिखाया है। और कोई भी महिला यदि ये ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो स्वाभाविक बात है वो करके दिखाने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छे वीडियो को आगे भी देखने के लिए हमारा चैनल किसान क्रांति सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।